नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सीमा पर अपने बहादुर सैनिकों की अनवरत चौकसी के कारण ही हम लोग चैन से सोते और त्योहार मनाते हैं। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,07,66,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% है। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, वहां कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वित्त मंत्रालय ने ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और पूंजी व्यय में वृद्धि के लिए आवासन, शहरी कार्य और रेल मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डैमॉन गैलगेट ने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जीता। ईरान और अमेरिका तथा 5 अन्य देशों के बीच परमाणु समझौते पर इस महीने वियना में वार्ता फिर शुरू होगी। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से, अबुधाबी में श्रीलंका और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को मातृभूमि का सुरक्षा कवच बताया है। जम्मू के नौशेरा में आज जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश सेवा का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों के भरोसे ही देश की जनता चैन से सोती है। श्री मोदी ने कहा कि वे नौशेरा में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि सैनिकों के परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं। आपसे नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के क्षेत्र में नौशेरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने
सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया। मैं नमन करता हूं नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में और अधिक निवेश पर बल दिया। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को रक्षा उपकरणों के निर्यातक के रूप में स्थापित करने के प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं, वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश रक्षा उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप आज अपना परचम लहरा रहे हैं। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने राजौरी में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी नौशेरा में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी और NDA शासित कई राज्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट घटाने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। केंद्र की घोषणा के कुछ देर बाद ही भाजपा और NDA शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकारों ने ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में डीजल और पेट्रोल में 12 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ईंधन पर 7 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी की घोषणा की। इससे डीजल 17 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ती हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में इतनी ही कमी की घोषणा की है। NDA के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। इससे बिहार में पेट्रोल 6.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 11 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इससे राज्य में पेट्रोल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। धर्मेंद्र, आकाशवाणी समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।
केंद्र सरकार का मैं बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में से रेट कम करके और एक दिवाली का गिफ्ट देश की जनता को दिया है। हम भी हरियाणा में का विचार करके आज सायंकाल तक निश्चित रूप से एक रेट की जो हमारी वैट की है उसमें कम करके जनता को गिफ्ट देंगे। जो भी डीजल का पेट्रोल का उपयोग करते हैं वो किसान भी हैं, वो यात्री भी हैं और वाहन चालक जितने भी हैं, यानी चाहे गुड्स के जो वाहन हैं उनको, अपने वाहन चलाने वालों को इसका असर जो है व्यापक जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी दिए जाने पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड की 500 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को बड़ी उपलब्धि बताया है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा ईला ने कोवैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दिए जाने को भारतीय वैज्ञानिकों और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण पल बताया। नमस्ते, शुभ दीपावली। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन WHO इमरजेंसी यूज लाइसेंसर अप्रूवल मिला हुआ है। भारत देश की इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज विश्व देशों के बीच में रखा गया है। आप सबको भारत बायोटेक की तरफ से अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30,90,000 से अधिक टीके लगाए गए, 15,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए और 12,885 नए कोविड रोगी सामने आए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 98.23% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल होली तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत अन्य कई घरेलू वस्तुओं को भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में दीपावली उत्सव समारोह के दौरान इस योजना को बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। वे केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वर्ष 2013 की आपदा में ये समाधि नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो एक स्वप्न था कि भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी बननी चाहिए, वो साकार हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। दूसरे चरण के कामों का प्रारंभ होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है और 5 तारीख का जो कार्यक्रम है तो सीधे सीधे दुनिया को जोड़ने का काम उस दिन होने वाला है। सारे जितने देश के शिवालय हैं, हमारे शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों पर इसका सीधा सीधा प्रसारण होने वाला है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम सहित देश भर के ज्योतिर्लिंगों और ज्योतिषपीठों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ज्योतिर्लिंग या ज्योतिषपीठ परिसर अथवा निकटतम स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सीमा पर अपने बहादुर सैनिकों की अनवरत चौकसी के कारण ही हम लोग चैन से सोते और त्योहार मनाते हैं। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23% है। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, वहां कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वित्त मंत्रालय ने ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और पूंजी व्यय में वृद्धि के लिए आवासन, शहरी कार्य और रेल मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमोन गैलगेट ने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जीता। ईरान और अमेरिका तथा 5 अन्य देशों के बीच परमाणु समझौते पर इस महीने वियना में वार्ता फिर शुरू होगी और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से, अबू धाबी में श्रीलंका और वेस्टइंडीज आमने सामने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आवासन और शहरी विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय को गति देने के लिए समीक्षा बैठक की। कल नई दिल्ली में बैठक में पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और संपत्ति मौद्रीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भरोसा व्यक्त किया कि वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और एनआईपी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। दीपावली आज देश विदेश में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगेट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री गैलगेट को वर्ष 2003 और 2010 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ईरान और अमेरिका सहित 6 अन्य देशों के बीच 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वार्ता इस महीने फिर शुरू होगी। ईरान के मुख्य वार्ताकार अली बाकेरी कानी ने कल ट्विटर पर कहा कि ईरान इन गैर कानूनी और अमानवीय प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से 29 नवंबर से वियना में दोबारा वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गया है। जून में ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ये बातचीत रुक गई थी। अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस बातचीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका का कहना था कि वो अब फिर से इस बातचीत में शामिल होने पर विचार कर सकता है। अमेरिका ने अब कहा है कि वो इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के साथ वियना बैठक में भाग लेगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में दिन के 3:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा। अबू धाबी में शाम 7:30 बजे श्रीलंका की टीम वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी। कल भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी। टूर्नामेंट में भारत की ये पहली जीत है। एक अन्य मैच में दुबई में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से पराजित किया। आकाशवाणी से विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। सर्बिया के बेलग्राद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। सेमीफाइनल में आज आकाश का सामना कजाकिस्तान के महमूद सेबरखान से होगा। आकाश ने कहा कि वे प्रतियोगिता जीतकर देशवासियों को दीपावली का तोहफा देना चाहते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरा मेडल कंफर्म हो गया है, बट मैं आगे की बाउट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। फोकस आगे की बाउट पे है, जो 4 तारीख को मेरा सेमीफाइनल बाउट है। जो मेरा बाउट था वो 2016 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ था, तो उसके साथ मैंने खेला और बहुत अच्छा खेला। इससे मेरा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिवाली वाले दिन मेरा सेमीफाइनल बाउट है और वो बाउट मैं पक्का जीत के अपने देशवासियों को हैप्पी दिवाली विश करूंगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले आकाश भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती मनाते हैं। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरदो गांव में जन्मे फड़के किसान समुदाय की दुर्दशा से विचलित हो गए थे। उनका मानना था कि स्वराज ही उनके कष्टों का एकमात्र उपाय है। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। आता कर ओंकारा तांडव गिळावया घास, नाचत गर्जत काक बळीच्या गळ्यावरी फास, रक्तमास लुटण्यास गिधाडे येऊ देत क्रूर। फड़के पुणे में सैन्य वित्त कार्यालय के कर्मचारी थे। इसके बावजूद 1870 के दशक के मध्य में वहाँ की सड़कों पर थाली और करछुल के साथ घूमते थे। उस दौरान वे कहा करते थे कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए और अंग्रेजों को बाहर किया जाना चाहिए। रविवार के दिन वो जनता को संबोधित करने के लिए पनवेल, पलासपे, तसगांव और नरसोबाचीवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करते थे। फड़के पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को हटाने के लिए राजनैतिक जागरूकता के लिए इस प्रकार की यात्राएं की। श्वासानोदा वायू संगे ओलांडून भिंत, अन आईला तळवा अमुचा हृदयातील खंत। 20 फरवरी 1879 को फड़के और उनके सहयोगियों विष्णु गर्दे, गोपाल साठे, गणेश देवधर और गोपाल हरि कर्वे ने पुणे से 8 मील उत्तर में लोनी के बाहर अपने 200 मजबूत सदस्यों वाले संगठन की घोषणा की। फड़के की टीम ने मुंबई के आसपास और बाद में कोंकण क्षेत्र में साहसपूर्ण कार्रवाइयां भी की। मई 1879 में फड़के ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की निंदा करने वाली अपनी प्रसिद्ध घोषणा जारी की। उद्घोषणा की प्रतियां राज्यपाल, कलेक्टरों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजी गई थीं। 3 जून 1879 को लंदन से प्रकाशित द टाइम्स ने फड़के पर एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। बाद में जब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो फड़के महाराष्ट्र से भाग गए और निजाम की सेना में रोहिला और सिखों के साथ एक नई क्रांति को पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन 20 जुलाई 1879 को उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनकी ये योजना विफल हो गई। फड़के को यमन में अदन की जेल भेज दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को उनकी गिरफ्तारी पर भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का डर था। 17 फरवरी 1883 को भूख हड़ताल के दौरान फड़के की मृत्यु हो गई। फड़के का जब निधन हुआ तब उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित सशस्त्र आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम उद्योगपति और गांधीवादी जमनालाल कनीराम बजाज को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 नवंबर 1889 1920 के दशक में बजाज कंपनी समूह की स्थापना करने वाले जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि जमनालाल तो उनके 5वें सुपुत्र हैं। जमनालाल महात्मा गांधी के इस दृष्टिकोण में विश्वास करते थे कि कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण कर भारत में गरीबी खत्म की जा सकती है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया और 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में 1923 में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध को धता बताते हुए ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया। इसके लिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने अपने गृहनगर वर्धा में
हिंदू मंदिरों में तथाकथित पिछड़ी जातियों के प्रवेश पर रोक को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। रूढ़िवादी हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने 1928 में वर्धा में तथाकथित पिछड़ी जातियों के लिए अपना पारिवारिक मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर खोल दिया। जो भजे हरि को सदा कोई परम पद पाएगा। उनके सामाजिक कार्यों के सम्मान में बजाज फाउंडेशन ने जमना लाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की। हम इस महान उद्योगपति स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। भजे हरि को सदा कोई परम पद पाएगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आज के संस्कृति संदेश में सुनिए दीपों का पर्व दीपावली। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। बृहदारण्यकोपनिषद का यही श्लोक है जो पूरे विश्व को दीपावली मनाने के लिए आकर्षित करता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से हर वर्ष ये प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुएं के साथ आसमान साफ रहेगा, जबकि मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 15 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी भारत में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आमतौर से बादल छाए रहेंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सीमा पर अपने बहादुर सैनिकों की अनवरत चौकसी के कारण ही हम लोग चैन से सोते और त्योहार मनाते हैं। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई। तेल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.23%। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, वहां कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वित्त मंत्रालय ने ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और पूंजी व्यय में वृद्धि के लिए आवासन, शहरी कार्य और रेल मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। देश भर में आज दीपावली मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमोन गैलगेट ने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जीता और ईरान और अमेरिका तथा 5 अन्य देशों के बीच परमाणु समझौते पर इस महीने वियना में वार्ता फिर शुरू होगी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।